चलिए, सुनाई दे रहा है? आवाज़ आ रही है? नहीं भाई, इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला सकता मैं। सो वेलकम वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो भाई, काफ़ी कॉमन है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और अभी हमने पहले के कुछ सेशंस में इसका जिक्र भी किया है। फॉर्मली समझ लो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करती है? डिफाइन करती है। ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सारी बातें कहाँ होती हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो इट्स लाइक कि कंपनी को चलाने का जो एक छोटा सा रूल बुक होता है लोगों के लिए, वो क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दैट्स इट। देखो यहाँ पे कहता है The article of association of a company and its rules and regulations which are framed to manage its internal affairs. Just as memorandum contains fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, so also the articles are the internal regulations of the company. These general functions of the article have been aptly summed up by Lord Cannons in Ashbury Carriage कंपनी वर्सेस रिचीज एज फॉलोज। क्या था आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ, जरा समझिएगा इस केस में। कहता है द आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है किसका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। क्लियर? आगे कहता है दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज द चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज, द राइट्स, द पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्फ एंड द कंपनी। You need to underline this कि भाई आर्टिकल करता क्या है। तो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल बताता है, क्या है? आर्टिकल बताता है, डिफाइन करता है ड्यूटी। किसकी ड्यूटी? तो भाई जो गवर्निंग बॉडी में बैठे हुए हैं, राइट और पावर किसका? जो गवर्निंग बॉडी में बैठे हुए हैं। अब तुम ही बताओ, गवर्निंग बॉडी में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो या मेंबर्स का हो या मैनेजर्स का हो, जो भी पार्टी होंगी उनकी ड्यूटीज के बारे में बताता है। ठीक है, आगे कहता है एंड द कंपनी एंड द मोड एंड द फॉर्म इन विच the business of company is to be carried on and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may from time to time be made। जैसे जब इंटरनल रेगुलेशन की बात आती है तो किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल में। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल्स में। रेम्यूनरेशन और कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। मतलब कंपनी को कैसे अंदर से चलाया जाएगा, कौन लोग चलाएंगे, उन लोगों के क्या ड्यूटीज होंगी, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, यही चीजें कहाँ होती हैं? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। दैट्स इट। क्लियर? क्या? इसीलिए याद रख लीजिएगा, आगे कहता है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। याद रख लीजिएगा, पहले वाला क्या था? पब्लिक डॉक्यूमेंट था, ये क्या है? बिजनेस डॉक्यूमेंट है। जनता को आर्टिकल से कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं। किससे फर्क पड़ना चाहिए? मेमोरेंडम से पड़ना चाहिए। मेमोरेंडम क्या है? चार्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर? क्या? आगे कहता है हेंस इट हैज टू बी कंस्ट्रूड strictly. It regulates domestic management of a company and creates certain rights and obligations between the members of the company. मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच के जो रिश्ते हैं, इसको जो डिफाइन करता है वो आर्टिकल है, और कंपनी और आउटसाइडर के बीच का जो रिश्ता डिफाइन करता है वो कौन है? मेमोरेंडम है। ठीक है,
Section 5 the Companies Act 2013 seeks to provide the contents and model of Article of Association. The section lays the following law. तो Article of Association कौन से सेक्शन से डील करता है? 5 से, ठीक है. मेमोरेंडम कंफर्म देख लीजिएगा. 4. चलो, तो सेक्शन 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रेफरेंस में क्या क्या बात है? सबसे पहला कंटेंट्स रेगुलेशंस, ठीक है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होगा इसके बारे में. सेकंड है इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, मतलब कौन कौन सी चीजों पे मैनेजमेंट का डिसीजन लेने का राइट होगा. देखो कहता है द आर्टिकल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स. हाउएवर अ कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर इन इट्स आर्टिकल may be considered necessary for its management. मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप रूल्स बनाएंगे, जिन पे मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, और कौन कौन सी चीजों पे आप उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं. याद होगा ना, बताया था आपको अल्ट्रा वायर्स के केस में कि अगर डायरेक्टर्स के बियॉन्ड द पावर है तो आर्टिकल में बदलाव करके आप उसको इंट्रा वायर्स बना सकते हैं. तो आर्टिकल में क्या बदलाव करोगे? उसी मैटर को तो आप इंक्लूड कर लोगे कि हाँ जी डायरेक्टर की अब ये भी पावर है, डायरेक्टर ये भी कर सकता है, तो ये वाला काम अब रेटिफाई हो गया, ठीक है. तो ये तरीका होता है आपके इंक्लूजन ऑफ मैटर्स में. सेकंड है सर्टेन प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट. इंट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बचाना. यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट समथिंग. देखो कहता है यहां पे the articles may contain provisions for entrenchment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. ठीक है, तो बात सिंपल सा है कि देखो भाई आर्टिकल्स यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस भी बताएगा जिसमें इंट्रेंचमेंट का अधिकार हो, मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो. आगे कहता है कि ऐसे स्पेसिफाइड प्रोविजन आर्टिकल के अल्टर किए जाएंगे, लेकिन कब? तभी जब वो आमतौर पे रिस्ट्रिक्टिव नेचर के होंगे, जिसके कारण कोई चीज अलाउ नहीं की जा पा रही. अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, समझिएगा. जैसे मान लेते हैं मैनेजमेंट की कोई चीज बियॉन्ड द पावर, तो ये क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टिव हो गया, ठीक है, आप वो काम नहीं कर सकते. तो यहां पे क्या कहता है कि अगर वो काम उसने कर दिया तो हमें उस काम को प्रोटेक्ट करना है ना. अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान से उस चीज को बचाना भी है. तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. कहां पे? जनरल मीटिंग में. किस चीज के लिए? उस एक्ट को रेटिफाई करने के लिए. यही है आपका सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट. मतलब कोई चीज अगर रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है तो उस चीज को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी आर्टिकल्स में चीजें मेंशन की जाती हैं. आगे कहता है मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. ठीक है, उसको सही किया जाएगा, हाँ या ना, ये बातें हैं, लेकिन कैसे ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना. कितने % वोट से वो चीज होनी चाहिए, ये मैनर में आपका क्या किया जाता है? जिक्र किया जाता है. जो कहता है द प्रोविजंस फॉर इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स अग्रीड to by all the members of the company in the case of private company and special resolution in case of public company. बात सिंपल सी हो गई. अगर आपको कोई चीज को रेटिफाई करना है तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी का फॉर्मेशन के टाइम पे उस चीज को बदल लीजिए, लेकिन फॉर्मेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हुई, अगर आपको उसको एंट्रेंच करना है तो प्राइवेट कंपनी केसेस में सभी मेंबर्स के साथ मिलके आप इसको कर सकते हैं एंट्रेंच. और अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा. क्लियर? क्या समझ में आया? तो सबसे पहला क्या? रेगुलेशंस. दूसरा मैटर को इंक्लूड करने का अधिकार. तीसरा एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन. और चौथा एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन के एप्लीकेबिलिटी के मैनर्स. ठीक है, आगे
नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। हाँ, अगर आप कुछ आर्टिकल में बदलाव करते हो तो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है where the article contains provision for entrenchment whether made on formation or by amendment the company shall encircle shall देना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। shall give notice to registrar of such provision in such form and manner as may be prescribed। मतलब उस फॉर्म में, उस तरीके से, जिस फॉर्म में, जिस तरीके से बताया गया है। ठीक है, आगे कहता है फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। कहता है द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स टेबल स्पेसिफाइड इन टेबल FGHIJ। याद होगा ऊपर ए से लेके ई तक मेमोरेंडम के टेबल्स थे ना, टाइप्स ऑफ कंपनी के, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारे केसेस थे ए से लेके ई तक। और यहाँ पे एफ से लेके जे तक क्या है आपके सामने, आर्टिकल्स के फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, मॉडल आर्टिकल्स। कहता है अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन द मॉडल आर्टिकल। याद होगा मैंने बताया था कि मॉडल मेमोरेंडम होता है और मॉडल क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, या तो आप उस मॉडल को फॉर्म कीजिए, उस जो प्रॉपर बना बनाया फॉर्म है आप उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर अगर आपको अपना कस्टमाइजेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को उसमें ऐड करके, तो अलाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट के बाद हैं उनके केस की बात कर रहा है। कहता है इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall so far as applicable be the regulations of that company in same manner and to extent as if they were contained in the duly registered article of the company। समझिएगा इस बात को क्या कहता है। कहता है कि जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट के बाद आई हैं, ठीक है, उनके केस में कहता है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड। ठीक है, कंपनी, ठीक है, रेक्टिफाई करूंगा, बाद नहीं आई है, पहले आई है। ठीक है, रजिस्टर्ड कब हुई? 2011 में। ये एक्ट कब आया? 2013 में। कहता है कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नहीं, आफ्टर है। कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुई है। तो इट्स लाइक कि लेट मी रेक्टिफाई, एक्ट कब आया? 2013 में। ठीक है, और कंपनी आई सपोज दैट 2015 में। ठीक है, ये क्लियर है लाइन? कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उस केस में कहता है कि जो कंपनी इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद आई है, रजिस्टर हुई है, इन सो फार एज द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड or modify the regulation contained in the model articles applicable to such company। मतलब जो मॉडल आर्टिकल है उस मॉडल आर्टिकल की रेगुलेशंस और कंटेंट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उस मॉडल को इनको अप्लाई करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी का है तो पब्लिक कंपनी को करना पड़ेगा, प्राइवेट वाले का है तो प्राइवेट वाले को, ओपीसी का है तो ओपीसी वाले को, ये मॉडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है दोज रेगुलेशंस शैल सो फार एज एप्लीकेबल बी द रेगुलेशंस ऑफ दैट कंपनी इन सेम मैनर एंड टू द एक्सटेंट एज इफ दे वर कंटेन्ड इन ड्यूली रजिस्टर्ड
आर्टिकल ऑफ द कंपनी। मतलब इस मॉडल आर्टिकल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो ठीक उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जैसे कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली रजिस्टर्ड होता है रजिस्ट्रार के पास। तो पॉइंट सिंपल सा है कि देखो मॉडल आर्टिकल आता है, जो कंपनी 2013 के बाद रजिस्टर हो रही है उनको मॉडल आर्टिकल अप्लाई करना पड़ेगा ही, वो इस रेगुलेशन से एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे जो रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है और आपको वो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक उसी तरीके से इस मॉडल आर्टिकल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं आर्टिकल्स के लिए जिसमें कंपनी के इंटरनल मैटर्स में भी यूनिफॉर्मिटी है। मतलब जो पब्लिक कंपनी को अंदर से चलाया जाता है वो लगभग सारे पब्लिक कंपनीज में आज वो चीज फॉलो किया जा रहा है। वेदर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इनकी कंपनी है, इन्होंने सोचा कि हम अपने डायरेक्टर को ऐसे हटाएंगे, और आपकी कंपनी है, आपने सोचा कि हम अपने डायरेक्टर को ऐसे हटाएंगे, तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के अलग अलग तरीके अप्लाई होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। अपॉइंटमेंट का अलग अलग तरीका अप्लाई होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। कॉमननेस और यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी लॉ बनाया ही क्यों गया? कंपनीज के मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो इसीलिए इस केस में मॉडल आर्टिकल को फॉलो करना पड़ेगा। आप एग्जाम्प्टेड नहीं है उन कंपनीज को जो कंपनीज इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद रजिस्टर्ड हुई हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल में मेजर डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई या डिफाइन कौन करता है? मेमोरेंडम। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौन डिफाइन करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप, कंपनी और आउटसाइड द वर्ल्ड के बीच का रिश्ता कौन होता है? मेमोरेंडम। और कंपनी और उसके इनसाइडर्स के बीच का रिश्ता कौन होता है? आर्टिकल। नेक्स्ट है अल्टरेशन, मेमोरेंडम में अल्टरेशन पॉसिबल है, आर्टिकल में भी अल्टरेशन क्या है? पॉसिबल है। लेकिन देखो यहाँ पे कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड ओनली under certain circumstances and in manner provided for in the act। मतलब जैसे कानून कहता है आप वैसे बदलेंगे और जिस तरीके से आप उस तरीके से बदलेंगे, पहली चीज तो ठीक है। आगे कहता है इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। मतलब बहुत सारे केसेस में रीजनल डायरेक्टर और एनसीएलटी ट्रिब्यूनल का मतलब क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के परमिशन की जरूरत होती है मेमोरेंडम के अल्टरेशन के प्रोसेस में। लेकिन आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल के केस में आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन लाइए, जनरल मीटिंग में बदल दीजिए, आपकी इच्छा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे कहता है अल्ट्रा वायर्स, मेमोरेंडम का अल्ट्रा वायर्स रेटिफाइबल नहीं है, आर्टिकल का अल्ट्रा वायर्स रेटिफाइबल है बाय अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थ्रू द शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर क्या? यही था आपके आर्टिकल और मेमोरेंडम में डिफरेंस। अब आप इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, फिर हम एक लास्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ रिश्ता रखता है। जैसे मेमोरेंडम का रिश्ता अल्ट्रा वायर्स के साथ है, उसी तरीके से आर्टिकल का रिश्ता इंडोर मैनेजमेंट से। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहोगे इंडोर मैनेजमेंट अंदर वाली बात। ठीक है, चलिए स्टे ट्यून्ड।